प्लेटो के साम्यवाद की विशेषताएं। आज का टॉपिक है प्लेटो का विश्वास है कि साम्यवादी व्यवस्था में आत्मिक जीवन के लिए सबसे अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। शिक्षा योजना की भांति प्लेटो के साम्यवाद का उद्भव भी न्याय के नाम पर हुआ है और यहाँ भी प्लेटो का चरम लक्ष्य है आध्यात्मिक उत्कर्ष। प्लेटो का साम्यवाद एक साध्य नहीं अपितु साधन है। उसका साम्यवाद केवल संरक्षक एवं शासक वर्ग के लिए है तथा उसका उद्देश्य उन रुकावटों और प्रलोभनों को दूर करना है जिनके द्वारा राज्य में न्याय की स्थापना में बाधा पड़ती है। साम्यवाद प्लेटो के लिए उसकी न्याय धारणा का अनिवार्य परिणाम है। उसके आदर्श राज्य के 3 वर्गों में से 2 वर्ग शासक और सैनिक साम्यवादी शासन में रहकर ही बुद्धिमत्ता पूर्वक अपना काम कर सकते हैं और उसमें निस्वार्थ भाव से लगे रह सकते हैं। प्लेटो ने तीसरे वर्ग अर्थात किसान वर्ग को इस दायित्व से मुक्त कर दिया है। प्लेटो ने व्यक्ति की स्वार्थ रहित और परोपकारी भावना को श्रेष्ठता देने के लिए केवल संपत्ति को ही नहीं अपितु स्त्रियों और बच्चों तक को साम्यवाद के अंतर्गत ले लिया ताकि संरक्षक वर्ग परिवार के सुख बंधन में न पड़कर देश सेवा में रत रह सकें। प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था का उद्देश्य राज्य का हित साधन है, न कि उससे संबंधित वर्गों का। प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था वस्तुतः एक मनोवैज्ञानिक आधार पर आधारित है, जिसका उद्देश्य मानव प्रकृति को विकृति की ओर ले जाने वाली बाह्य संस्थाओं और उनके भौतिक सुखों का निषेध करना है। उसकी विवाह व्यवस्था का ध्येय धार्मिक अथवा प्रेम एवं आकर्षण आदि में न होकर केवल राज्य के लिए स्वस्थ संतानोत्पत्ति है। विवाह के स्थान पर वह स्वतंत्र सेक्स संपर्क पर बल देता है। प्लेटो ने अपने साम्यवाद में स्पष्ट किया है कि केवल पुरुष ही शासन के अधिकारी नहीं हैं, बल्कि स्त्रियां भी इस क्षेत्र में पुरुषों के समकक्ष हैं। उसने स्त्रियों तथा पुरुषों की आयु को भी निश्चित किया है और उसी अवस्था के मध्य यौनाचार से उत्पन्न हुए बच्चों को वैध माना है। प्लेटो के साम्यवाद की आधुनिक साम्यवाद से तुलना। मैक्सी ने लिखा है कि प्लेटो साम्यवादी विचारों का मुख्य प्रेरणा स्रोत है और रिपब्लिक में सभी साम्यवादी और समाजवादी विचारों के मूल बीज मिलते हैं। प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद की समानताओं और असमानताओं का तुलनात्मक चित्रण वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करने में उपयोगी होगा, जिसे निम्नलिखित रूप से देखा जा सकता है। समानताएं। प्लेटो ने अपने आदर्श राज की तुलना में व्यक्ति के अस्तित्व के
अस्तित्व को महत्व न देते हुए यह माना है कि मनुष्य राज्य में रहकर ही अपने उद्देश्यों की पूर्ति सरलता से कर सकता है। आधुनिक साम्यवाद में भी व्यक्ति राज्य रूपी मशीन का एक पुर्जा मात्र है जिसे राज्य द्वारा निर्दिष्ट कार्य करने होते हैं। प्लेटो ने अनियमित आर्थिक प्रतियोगिता को कोई महत्व नहीं दिया है। मार्क्सवादी साम्यवाद भी अनियमित आर्थिक प्रतियोगिताओं को कोई स्थान नहीं देता। प्लेटो ने अपने साम्यवाद में व्यक्ति के अधिकारों पर ध्यान न देकर उसके कर्तव्यों पर अधिक बल दिया है। आधुनिक साम्यवाद भी व्यक्ति पर इतने कर्तव्य आरोपित करता है कि वह अपने अधिकारों से वंचित सा हो जाता है। नंबर 4, प्लेटो के साम्यवाद की योजना काल्पनिक और अव्यवहारिक है। मार्क्सवादी योजना का भी यदि गहराई और विस्तार से विश्लेषण करें तो वह अव्यवहारिक ठहरती है। प्लेटोवादी और आधुनिक दोनों ही साम्यवाद सीमित क्षेत्र में ही सफल हो सकते हैं, व्यापक क्षेत्र में नहीं। नंबर 5, प्लेटो ने मानव की स्वार्थ भावना पर ध्यान न देकर उसकी मूल प्रवृत्तियों का बहिष्कार किया तथा उनके मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की उपेक्षा की है। मार्क्स ने भी व्यक्ति का बहुत कुछ अव्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक चित्रण करते हुए उसकी स्वार्थ वृत्ति पर ध्यान नहीं दिया है। दोनों ही साम्यवाद व्यक्ति के काम, संचय आदि मूल प्रवृत्तियों की उपेक्षा करते हैं। नंबर 6, प्लेटो का साम्यवाद एकांगी है क्योंकि वह मानव स्वभाव के नैतिक तथा आध्यात्मिक पहलू को ही स्पष्ट करता है। आधुनिक साम्यवाद भी अधूरा है क्योंकि उसमें भौतिकवाद तथा आर्थिकवाद को ही प्रधानता दी गई है। प्लेटो उच्च दो वर्गों के निजी संपत्ति रखने पर प्रतिबंध लगाता है। आधुनिक साम्यवाद भी व्यक्तिगत संपत्ति का विरोधी है। प्लेटो का साम्यवाद दार्शनिक राजा के अधिनायकवाद में विश्वास रखता है। आधुनिक साम्यवाद का विश्वास भी सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद में है। नंबर 9, प्लेटो के साम्यवाद का एक मुख्य उद्देश्य ऊंच नीच तथा वर्ग भेदों को मिटाकर एकता की स्थापना करना है। आधुनिक साम्यवाद भी पूंजीवाद का उन्मूलन करके सबको समान आर्थिक स्तर पर प्रदान करना चाहता है। दोनों ही साम्यवाद राज्य को सुसंगठित और सुदृढ़ बनाना चाहते हैं। दोनों ही साम्यवाद स्त्रियों और पुरुषों की स्वतंत्रता तथा उनके समान अधिकारों के समर्थक हैं। असमानताएं, प्लेटो के साम्यवाद का दृष्टिकोण आध्यात्मिक, निराशावादी और विरक्ति मूलक है, जिसमें मानव मस्तिष्क तथा नैतिक पहलुओं पर ही आग्रह है। यह अभिभावक वर्ग निस्वार्थ रूप से राज्य की रक्षा और एकता के लिए कार्य करेंगे। शासकों और सैनिकों को
संपत्ति और परिवार से वंचित इसलिए किया गया है कि उनका जीवन उत्कृष्ट और श्रेष्ठ हो। इसके विपरीत आधुनिक साम्यवाद का दृष्टिकोण भौतिकवादी, क्रांतिकारी तथा प्रगतिशील है। यह मानवता को आशावाद का संदेश देता है और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में विश्वास रखता है, किसी आध्यात्मिक सत्ता में नहीं। यह क्रांति द्वारा सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का पोषक है। वर्गहीन और जात विहीन समाज की स्थापना इसका अपना प्रगतिशील लक्ष्य है। प्लेटो का साम्यवाद शासक और सैनिक वर्ग पर ही लागू होता है, उत्पादक वर्ग पर नहीं। उत्पादन के साधनों पर उत्पादक वर्ग का एकाधिकार स्थापित किया गया है, किंतु उपभोग की वस्तुओं के वितरण का अधिकार शासक वर्ग के पास है। प्लेटो के साम्यवाद में बौद्धिक अभिजात्य तंत्र को प्राथमिकता प्राप्त है, साम्यवादी विचारधारा को नहीं। इस विचारधारा को दूसरी रक्षा पंक्ति के रूप में प्रस्तावित किया गया है और पूंजीपति वर्ग सुरक्षित है। आधुनिक साम्यवाद में किसान और मजदूर के लिए ही साम्यवादी योजना प्रस्तावित है। उत्पादन के साधनों और वितरण तथा उपभोग की व्यवस्था पर भी राजकीय नियंत्रण रखा गया है, किसी वर्ग विशेष का नहीं। इस प्रकार वर्तमान साम्यवादी व्यवस्था किसी वर्ग विशेष के लिए न होकर सारे समाज के लिए है, ऐसे समाज के लिए जो वर्ग विहीन और जात विहीन होगा। आधुनिक साम्यवाद में समाजवादी विचारधारा को सर्वोच्चता प्रदान की गई है। प्लेटो के साम्यवाद के वर्ग निहित हैं। आज यहीं पर वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप जय हिंद, जय भारत।